हेलो एवरीवन, क्या मैं ऑडियो वीडियो विजुअल हूँ? हाँ बच्चों, तो आज हम एल्कीन का मतलब हम लोग फिक्सल आज स्टार्ट करना है। आज फिक्सल हम लोग ख़त्म करते, तो आज हम शायद एरोमेटिक तक ख़त्म कर लें। मतलब आज कुल मिला के हम लोग हाइड्रोकार्बन से समाप्ति याद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात यह है कि आप तो अब ये 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा अप्रॉक्स मान के। बच्चों, पेपर बहुत पास आ गया है। थोड़ी मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी है, थोड़ी भी मुझे भी फीवर है, तो कोई नहीं। लेकिन आपके साथ इन दी लास्ट तक अभी भी तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा है जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, आपका फ्यूचर पहले है। ठीक है, सुनो, हम लोग तो अब एक रिवीजन सेशन स्टार्ट किए हैं। अभी आज ही ऑर्गेनिक की वीडियो पड़ेगी, जिसमें नेमिंग रिएक्शन मैंने करवा चुका हूँ। अगर जो बच्चे अभी तक नेमिंग रिएक्शन नहीं देते हैं, वो बच्चे पहले नेमिंग रिएक्शन देख लें। और दूसरी बात, हम लोग अब एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अब और उससे अच्छे से और निचोड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी हम इनऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट किए हैं, लेकिन अब शायद आज इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाए। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? चलिए ठीक है, अगर तैयार है तो अच्छी बात है, और नहीं तैयार है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि पेपर 7 मई से बाद टलने वाला नहीं है। और तैयारी भी बढ़िया करिए, क्योंकि टाइम नहीं रह जाए बच्चों, समझो। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी हाईलाइट से अभी तक स्टार्ट हो जाए। एल्कीन भी पढ़ लिए हम लोग, एल्कीन का आधा चैप्टर हो चुका है। आधे चैप्टर के बाद एल्काइन भी यहाँ तक हो रहा है ना। हाँ, एल्काइन जरा गलत प्रिंटिंग हो जाए, एल्काइन चला था ना, तो हम लोग एल्काइन पे आज हम लोग चलेंगे। जैसे मतलब एल्काइन हम लोग कहाँ पे थे? एक मिनट देना, पायरोलिसिस हो गया था। एल्कीन भी हो चुका था ना बच्चों? हाँ, एल्कीन भी हो चुका था। हम लोग कहाँ पे थे? एल्काइन पे। एक मिनट बच्चों। हम लोग यहाँ चल रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर लिए थे। केमिकल प्रॉपर्टी पे हम लोग थे, मतलब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं, पढ़ाते हैं, और आप भी एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए। ठीक है, हाँ बच्चों, अब चलिए अब पढ़ते हैं। हम लोग क्या क्या समाप्त कर लिए थे? फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुका था ना। हाँ सर, अभी तो आपने बताया, ठीक है, कोई नहीं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बोला एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कीन, ये अब हमें पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ते हैं ये बातें, तो यहाँ पे बोल रहा है सोडियम और सोडियम मेटल एंड सोडामाइड। सोडियम मेटल का सर फार्मूला नहीं याद है, पूछ लो, आप बोल दो। ऐसा नहीं है, तुम्हें सब याद है। सोडामाइड का फार्मूला NaNH2। हम लोग तो एक बार हम लोग ये सारी चीज़ देख चुके हैं, बस ये हम लोग एक बार दोबारा आ रहा है, तो हम लोग दोबारा देते हैं। ऐसा तो है नहीं तुमने देखा ही नहीं, देखा है ना। लेकिन बोला सोडियम मेटल एंड सोडामाइड आर स्ट्रॉन्ग बेस। पहली बात भैया नोटिस कर लो भैया, भैया स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? सोडियम मेटल और सोडामाइड। कैसे होते हैं भाई साहब? स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं सर। बोले दे रिएक्ट विथ इथाइन। सर रिएक्ट विथ इथाइन जब जब सोडियम मेटल या सोडामाइड किससे रिएक्ट करता है भाई? इथाइन से। किस फॉर्म में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम एसिटाइड। क्या बोल दिया भाई? सोडियम एसिटाइड। भाई ये सोडियम जब हमारा सोडियम मेटल और सोडामाइड के साथ, मतलब बोला है सोडियम मेटल ले लो चाहे सोडामाइड, दोनों तो ले लो, तो ये दोनों कैसे बेस होते हैं? वीक बेस की स्ट्रॉन्ग? सर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जब इन दोनों की रिएक्शन भैया, क्या मैंने बोला भाई? एक मिनट। जो यार, एक मिनट। जब इन दोनों की रिएक्शन हम करवाते हैं, मतलब ये क्या बोला है? ये बोला इथाइन का फार्मूला क्या हुआ सर? ये फार्मूला हुआ इथाइन का। ठीक है, यच इधर है, यच इधर है, जिससे हमें रिएक्शन बता रहा है सोडामाइड। यस हम लिख दे रहे हैं, सोडामाइड होता है। ठीक है, सोडामाइड का फार्मूला NaNH2। ठीक है, इनसे रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एसिटाइल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है। ठीक है, बोला विद द
इट में जो हाँ, with the liberation of the dihydrogen gas, the reaction had not observed in case, मतलब इन्होंने बोला कि डाइहाइड्रोजन के केस में ये रिएक्शन अप्लीकेबल नहीं है। क्या मैंने बोला? डाइहाइड्रोजन गैस, मतलब बोले हैं डाइहाइड्रोजन गैस के केस में ये जो प्रोडक्ट बना था हमें नहीं देखने को मिला। अब आगे चलते हैं हम लोग। बोला है इथाइन एंड इथेन। अब उसके बाद बोला 10 इंडिकेशन ऑफ द इथाइन इज अ एसिडिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इथाइन होता है वो टेस्ट नेचर का होता है साहब, एसिडिक नेचर इन कंपेरिजन ऑफ द इथेन और इथेन। इंपॉर्टेंट बात है भैया, अगर इथेन और इथेन के कंपेयर में इथाइन बता दिया जाए तो ये ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है, इथाइन की ज़्यादा एसिडिटी होती है देन इथेन। मतलब इथाइन की एसिडिक पावर या एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इथेन और एज कंपेयर टू इथेन। ठीक है, वाई इट टू शो, ये क्यों होता है? अब आगे लिखा है एनसीईआरटी हैज इट समथिंग टू डू विथ देयर स्ट्रक्चर। भाई जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे इससे हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp और sp2 में जब हाइब्रिडाइजेशन करोगे तब आपको एकदम देखने को मिलेगा। बताई दे कि भाई जो इथेन होता है इसकी एसिडिटी मतलब इसके पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। क्या मैंने बोला? इथाइन के पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। सर ये एक्टिव हाइड्रोजन हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब ये होता है, रुक जाओ 1 मिनट। एक्टिव हाइड्रोजन जैसे C≡C H एक्टिव हाइड्रोजन इन दोनों तो बोलते हैं। ये दोनों कैसे हाइड्रोजन होते? एक्टिव हाइड्रोजन। सर एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं तो ये बताइए क्यों इसमें नहीं होते हैं? मतलब अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, सर इसमें भी तो हाइड्रोजन आ रहे हैं। हाँ भाई हाइड्रोजन तो आ रहे हैं, क्यों एक्टिव ये नहीं है? भाई हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना ओवरलैपिंग होता है? sp का, और यहाँ पे क्या होता है? sp2 का। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन में इन दोनों का डिफर कर जाता है। दैट वाई जो एल्काइन होता है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। ठीक है, हाँ सर अब समझ में आ गया। अब बोला है एटम ऑफ इथाइन, हाँ चलो, एटम ऑफ इथाइन टू दी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बोला जो इथाइन का एटम, मतलब जो इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। ये कौन नहीं जानता सर? हम बहुत पहले ही जानते थे। वेरेड जब बोला वेरेड कार्बन एटम, मतलब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? किसकी बात कर रहा है? कार्बन एटम वेयर एट sp2 हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? मतलब एल्कीन की बात कर रहा है। वेयर एट दे आर अटैच टू sp3 मतलब sp3 का मतलब समझ रहे हो? ये किसकी बात कर रहा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है सर? एल्कीन क्या होता है? हाँ एल्कीन और एल्कीन। बोला sp3 sp2, मतलब यहाँ पे बोल क्या रहा है? यहाँ पे इन्होंने एनसीईआरटी दे दो 8 लाइन में 2 शब्द लिखे हैं। बोल रहा है इथाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp, ठीक, और कार्बन एटम मतलब इथाइन तो छोड़ दिया जाए, इथेन और इथीन की बात कर दिया जाए तो उसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है इथेन के पास और sp2 होता है इथीन के पास। तो मतलब यहाँ पे 3 2 इसका मतलब ये होता है कि 2 हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया। तो तुम मिलाते तुम्हें ये समझ में आना चाहिए या तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि साहब उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp होता है एज कंपेयर टू इथेन और इथाइन। इथेन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। मानता हूँ एक्टिव हाइड्रोजन उसके पास है, लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक कितना होता है? वो एल्काइन का होता है। दैट्स व्हाई एल्काइन की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इथीन, एज कंपेयर टू इथेन। ठीक है, हाँ सर फील हो गया। अब उसके बाद बोल हाइब्रिड कार्बन एटम इन इथेन। इथेन में क्या बोला? इथेन मतलब हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन
इथिन। और बोला sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें था भैया? अरे मैंने अभी बोला ना, एल्केन में क्या होता है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 मतलब एल्केन की बात कर दिया जाए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, एल्कीन की बात कर दिया जाए sp2 होता है, और एल्काइन की बात कर दिया जाए तो sp होता है। ये बात चार्ट बांध के रख लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बोला है ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यस सरेटक, किसमें बोला है, किसमें बोला भाई? ये शब्दों में घुमा दिया है, शब्दों में घुमा दिया है। बोला ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यस सरेटक, किसमें भाई? किसमें बता रहा है? एल्काइन में भाई क्या होता है? 50% यस करेक्टर और 50% पी करेक्टर। तो बोला है भाई sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कि नहीं एल्काइन का? हाँ सर वो होता है उसमें भी। तो यस 50%, पी 50%। तो बोला है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर इज 50% एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इज 50%। DsP हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम इज इथाइन। और इसी वजह से जो sp और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो इथाइन का होता है। sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होता है वो इथेन का होता है? नहीं। इथिन का होता है? नहीं। किसका होता है? इथाइन का होता है। मॉलिक्यूल्स हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो कि इस मॉलिक्यूल के पास क्या लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? सर नहीं होती है। तो बोल रहा है क्या? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या सर बोल दिया? सर बातों बातों में क्या बोल दिया भाई? क्या इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ यही बात है कि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होते हैं। दैट्स व्हाई वो कुल मिलाते बस यही प्रूफ कर रहा है कि भाई जो इथाइन होता है वो ज्यादा एसिडिक नेचर होता है एज कंपेयर टू इथेन और इथीन। हेंस अब बोल दिया जाए तो उनका कलर ले लिया जाए भाई। चलो हाँ, दीज अट्रैक्ट ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ CH बॉन्ड ऑफ इथाइन। अब बोला है देखो, अब ये क्या बोल दिया, 1 मिनट जाओ मैं बताता हूँ। 1 मिनट देना। NCERT ने इसी वजह से जना छोड़ा हुआ है। देखो जो C डबल बॉन्ड C ये होता है सर, हाँ फार्मूला यही होता है। C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर भी H लग जाए, इधर भी H लग जाए, ठीक है। इधर भी H लग जाए, इधर भी H लग जाए। कितना फार्मूला होता है सर? इथाइन। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp। कौन नहीं जानता है सर? हम नहीं जानते, अब जान जाओ बच्चा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब देखो यहाँ पे कितने जब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि भाई इसके पास pH और पी वाई पी जेड इससे साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करते हैं, और पी एच हेड बाई हेड ओवरलैपिंग करते हैं। तो मतलब इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। भाई 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्या कोई शर्त नहीं सर? कोई भी शर्त नहीं, ठीक है। अब उसके बाद बात सुनो। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो यस करेक्टर कितना हुआ? 50%। तो सर p करेक्टर कितना हुआ? 50%। तो भाई कोई शर्त नहीं सर, इतना तो मुझे मालूम ही है, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ तक हुआ? जहाँ तक अब बोला दे अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द CH बॉन्ड। हाँ मैं यही बता रहा था ना कि क्या नाम है, जो ये CH बॉन्ड है मतलब C ट्रिपल बॉन्ड हो जा CH, तो ये मतलब अगर बात कर दी जाए ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भाई साहब होगा क्या? यहाँ पे तुम भी जानते हो कि सर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसका है, 8 इलेक्ट्रॉन इसका है, तब जाते यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है। तो यहाँ पे कोई शक नहीं, हाइड्रोजन तभी आया है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दिया गया और 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन का दिया है, तब जाके 8 बॉन्ड बना लिए जो कि CH बॉन्ड होता है, ठीक है। यही बताने की बात कर रहा है। और जो कि ये इसका अगर बोल दिया जाए बॉन्ड एंगल जो होता है 105 होता है, 105 होता है,
ठीक है 105 कार्बन हाइड्रोजन CH बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होता है 105 होता है। चलो बोल क्या रहा है, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इन इथीन एंड द इथेन। अब बोला है बोल क्या रहा है, बस वही बात बोल रहा है कि जो इथीन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो भैया sp2 होता है, और इथेन का क्या होता है बोला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इन इथेन में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, हाँ ये बात है कि वो इतना पंप कर रहा है, मतलब sp2 और sp3 जो इसमें क्या हाँ चलो ठीक है। अब उसके बाद बोला तो तुल मिलाते वही बोला, ठीक है 10 इन इथीन हाइड्रोजन एटम कैन बी लाइब्रेटेड एट प्रोटॉन। ये कौन नहीं जानता भाई, ये कौन नहीं जानता, इथाइन में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सिर्फ फॉर्म में इधर उधर टहलता रहता है प्रोटॉन के फॉर्म में, और मोर इजिली एज कंपेयर टू इथीन एंड इथेन। और अगर इथीन और इथेन की कंपेयर में बोल दिया जाए तो बहुत इजी तरीके से ये लाइब्रेट कर लेता है भाई। कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम बोला हाइड्रोजन एटम ऑफ इथाइन अटैच टू अ ट्रिपली बॉन्ड कार्बन एटम। बोला हाइड्रोजन एटम इथाइन का मतलब बोल क्या रहा है यहाँ पे सुनो बोल क्या रहा है, देखो हाइड्रोजन एटम बोला हाइड्रोजन एटम की बात कर दिया जाए जिसमें इथाइन की केस में बोल दिया जाए तो ये जो कार्बन जो बॉन्ड थे वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, और ट्रिपल बॉन्ड और एक बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का बना है। तो कुल मिलाते कार्बन कितना बॉन्ड बना था, 4 बना था, तीन ट्रिपल बॉन्ड बनाए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनाया है, और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनाया। सो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये इतनी देर से अपनी बात तो यही बता रहा है भैया, मैं एसिडिक नेचर इसी वजह से हूँ क्योंकि जो कार्बन एटम होता है वो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। डैट मीन वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। You may note that hydrogen atom are attached to a triply bond। बोला भाई तुमने ये नोट किया होगा, अभी तक पढ़ा होगा तो भाई नोट किया जरूर होगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे अटैच होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के बीच में। मैंने क्या बोला, ट्रिपल बॉन्डेड। अगर बात कर दी जाए इसकी तो भैया ये कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देख लो, एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, और कितने बॉन्ड हैं साहब, 3 बॉन्ड होते हैं, और 3 बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। लेकिन अब बोल क्या रहा, बट एसिडिक नेचर, बट नॉट ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्काइन। बोला है भाई एल्कीन और एल्केन के पास जो कार्बन एटम है उसके बीच में क्या 3 बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। दैट्स वाई बट नॉट ऑल दी हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्काइन, मतलब बोल रहा है हर हाइड्रोजन एटम एल्काइन की तरह नहीं होते। क्यों, क्योंकि एल्काइन के पास 3 बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन के पास कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, एज कंपेयर टू कार्बन में डबल बॉन्ड होता है एल्केन में, और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन में होता है। तो यही बात बता रहा है, ठीक है। अब बोला CH, ये क्या है भाई, ये क्या है, एल्कीन है कि नहीं, हाँ सर एल्कीन है।
तो जब हम सोडियम मेटल या सोडामाइट के साथ रिएक्शन, जिससे भैया सोडियम मेटल या सोडामाइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता भैया, मोनो। अच्छा सर ये बात बता दीजिए, क्या यहाँ पे डाई सोडियम इथेनाइड नहीं बन सकता है? सर क्यों नहीं बन सकता, मुझे ये बात बताइए। क्योंकि सर इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन 2 है, अगर बात कर दी जाए इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन 8 है। तो यहाँ पे जब सोडियम के साथ ये करवाया तो सोडियम जाके कहाँ लग गया भाई, ये हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर दिया भाई। क्या मैंने बोला कि भाई ये क्या किया कि ये इस सोडियम गया इस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एटम, तो ये तुम्हें हाइड्रोजन एटम दिख रहा है तो इस हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया और वो H हटाते क्या लग गया, सोडियम। सर ये बताइए क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है? हाँ है। क्या ये सोडियम 2 मॉलिक्यूल्स मिलके एक यहाँ पे नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता है? लग सकता है, और तब इसका नाम हो जाएगा मोनो की जगह क्या नाम हो जाएगा, डाई सोडियम इथेनाइड। क्या हो जाएगा भैया, डाई सोडियम इथेनाइड। देखो शायद आगे दिया भी हो, हाँ देखो। अब वही बात खुद बोला, क्या मैंने बोला? नहीं सर आपने तो बोला ही नहीं है अभी तक, लेकिन अब मैं बोलूँगा तो तुम्हें एकदम बढ़िया समझ में आएगा। बोला है ये जो क्या नाम है, अगर बात कर दी जाए इथीन है, यहाँ पे तो एट सोडियम एटम लग गया। अभी मैंने पहले रिएक्शन में पढ़ी, हाँ सर सोडियम एटम 8 लग गया। अब क्या बोला, अब बोल रहा है भैया कि क्या नाम है, अब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एटम दोबारा लगना चाहे, अगर 8 एटम ऑफ सोडियम एटम मतलब 8 सोडियम मेटल क्या इस एक्टिव हाइड्रोजन के पास जाके नहीं रिप्लेस करके नहीं लग सकता है? हाँ लग सकता है। तो जब रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे भी सोडियम के पास क्या आ गया, मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बाद भी इसके पास भी सोडियम आयन आ जाए, और इसके पास तो पहले से थे ही। तो अब सोडियम आयन कितना हो जाए, मतलब सोडियम आयन कितने हो जाए, 2 हो जाए। तो सोडियम एटम 2 होने की वजह से डाई सोडियम, और ये क्या बन गया भाई, इथेन, और इथेन में नाइड लग गया, इथनाइड। 2 कार्बन की वजह इथ, और कितने बॉन्ड हैं, 3, तो इन लग गया, आइड लग गया, ठीक है, क्योंकि ये C माइनस यानी प्लस है, ठीक है, और हाफ ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। हाँ सर अब एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ अब वही चीज़ बोल रहा है, क्या यहाँ पे, अब देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या तुम्हें वो हर टीचर तो बताना चाहिए, जैसे मैं देखो सब अपने अपने टीचर पढ़ाते हैं भाई, अब वो क्या बताएं क्या ना बताएं हमसे नहीं मतलब, लेकिन हम जो बताएं वो अच्छा बताएं, ठीक है, मेरा ये सिद्धांत है। अब बोले यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम के बाद CH3, ये तुम्हें देता है? हाँ सर इतना तो हमें देता है, कार्बन एटम के पास क्या है, मतलब अगर बात कर दी जाए, सर नहीं समझ में आया, ठीक है, ये कार्बन कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब इससे बदल ये क्या है, CH3, क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं सर यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। सर कहाँ आप बोल रहे हैं, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन नहीं है? भाई अगर तुम्हें यहाँ पे याद दिलवा दूँ तो क्या यहाँ पे, एक मिनट, अगर जो बच्चों तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं मानता हूँ। देखो जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन तो कुल मिलाते कार्बन के पास कितने बॉन्ड हुए, 4। अब लेकिन यहीं पे एक कार्बन और आ जाए तो क्या ये प्रोपेन बन जाएगा या प्रोपाइन बन जाएगा? हाँ सर प्रोपाइन। तो वो क्या बोला, वो बोल रहा है कि, और एक्टिव हाइड्रोजन क्या बोलो रे, ट्रिपल बॉन्ड के बदल जो हाइड्रोजन होना जरूरी होता है उसी तो हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला ट्रिपल बॉन्ड के बदल वाला जो हाइड्रोजन होगा वही एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो क्या ये बताओ यदि यहाँ पे CH3 लगा दिया जाए तो क्या इसके पास इस C ट्रिपल बॉन्ड C के बाद हाइड्रोजन है? कोई नहीं सर, कैसे अभी भी नहीं समझ में भाई मेरे। अगर मैं इसे चीज तो ओपन कर दूं, अगर इस चीज को ओपन कर लूँ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ सर हाइड्रोजन 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 हो गया। अब यहाँ पे बोल दिया जाए तो ये भाई कार्बन ये कैसे होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड के बदल क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन।
क्या है कार्बन। तो डेट्स वाई ये एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। हाँ है मतलब इसके पास है, वो यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास डायरेक्ट हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ इस वाले कार्बन की बात कर दी जाए, 8 एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। देखो 8 एक्टिव हाइड्रोजन ये हैं जो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड के बदल हैं। तो भैया यहाँ पे 8 एक्टिव हाइड्रोजन है, लेकिन ये कार्बन अगर वही चीज अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि साहब ये बताओ यहाँ पे रुको, अगर अब मैं ये बोल दूं यहाँ पे CH3, फिर मैं वही चिल्ला दूं अब इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं है। अब इसके पास क्या कोई एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं। क्यों? अब इसके पास भी ना कोई डायरेक्ट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बाद ना तो इस पे हाइड्रोजन है डायरेक्ट, ना इस पे कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन चिपके हुए हैं। क्या है? कार्बन है। डेट्स वाई कार्बन मतलब इसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे 0 एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, हाँ सर अब समझ में आ गया जिससे एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो कार्बन, इस पे कितने एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं सर? इस पे 8 एक्टिव हाइड्रोजन है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बाद डायरेक्ट 8 ही हाइड्रोजन उपलब्ध होता है, इसी को 8 एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। तो मतलब इसके पास 8 एक्टिव हाइड्रोजन है। तो 8 एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 है, तो डेट्स वाई इस पे तो कहीं जाएगा ही नहीं। सोडियम एटम कहाँ पे जाता है? हाइड्रोजन तो रिप्लेस करेगा और सोडियम लग जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3C। वैसे क्योंकि ये इस हाइड्रोजन तो रिप्लेस करेगा लेकिन कार्बन तो रिप्लेस नहीं करेगा, और ये क्या कर देगा? CNA लग जाएगा और 8 मोल ऑफ अमोनिया निकल जाएगा। तो और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। कितने कार्बन है भाई? 3। सोडियम अब कितने कार्बन है? 3, तो इसलिए प्रोपेनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम 3 कार्बन है, प्रोपेनाइड हो जाएगा। और तुम इतना नेमिंग में जानते हो, जब मेटल होता है मेटल का आगे नाम लिखा जाता है और फिर उसके बाद कार्बन की चैनिंग करते नाम लिखा जाता है। तो सोडियम प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होते हैं, और आइन मतलब 3 बॉन्ड है उसके पास, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आइड उसका नाम हो जाए, सोडियम प्रोपेनाइड। ठीक है, अब बोला है दीज रिएक्शन आर नॉट सो एल्कीन या एल्केन। अब ये चीज लास्ट में बोला है, यही रिएक्शन जो ऊपर अभी तुमने पढ़ा। मैंने बोला क्या? एक्टिव हाइड्रोजन क्यों नहीं है एल्केन? क्योंकि भाई वो एल्कीन जो होता है, एल्काइन जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है, लेकिन एल्कीन और एल्केन एसिडिक नेचर ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये दोनों नहीं शूट करते हैं। क्या शूट करते हैं? नहीं शूट करते हैं। हैंस यूज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एल्केन और एल्केन। तो इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ गया भाई? अच्छा ये बताओ, इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ा? सर इससे हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, हमें समझ ही नहीं आया। समझ में तो आया ही है। हाँ सर समझ में तो आ जाए, लेकिन हम इसमें क्या डिस्टेंस यूज कर दे, एल्कीन या एल्काइन या एल्केन में? सर आप ही बताइए, हम तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है मैं बताता हूँ। जी तो भाई अगर एल्काइन होता तब जाते सोडियम मेटल जाते रिएक्ट करेगा। हाँ सर ये तो हम जानते हैं। क्यों अभी यहाँ पे एल्केन होता, मान लो इसे हटा दिया जाए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C कर दिया जाए, तो क्या ये रिएक्शन करेगा? सोडियम मेटल नहीं करेगा। तो इसका मतलब तुम्हें एक टेस्ट मालूम पड़ गया कि भैया जब ट्रिपल बॉन्ड के बाद 8 एक्टिव हाइड्रोजन या 2 एक्टिव हाइड्रोजन, इससे तो है नहीं, ये तो एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, तो ये तो एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं। एक्टिव हाइड्रोजन कौन से हैं? ये हैं। तो तुल मिलाते तुम्हें क्या मालूम पड़ेगा कि सर इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। दूसरी चीज, ये कौन सा टेस्ट दे रहा है?
ट्रिपल बॉन्ड मतलब तुम क्या बोल सकते हो कि सर ये एल्काइन का टेस्ट दे रहा है कि मतलब ये एल्काइन से रिएक्शन करेगा, तो एल्काइन का ही टेस्ट देगा कि नहीं? हाँ सर, एल्कीन होता तो रिएक्शन नहीं होता, एल्कीन होता तो रिएक्शन नहीं होता, एल्काइन है तभी रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल। तो तुल मिलाते भैया ये कैसा टेस्ट देगा? एल्काइन का टेस्ट देगा, लेकिन एल्केन होता तो रिएक्शन नहीं करेगा, एल्कीन होता तो रिएक्शन नहीं करेगा, किससे करेगा? एल्काइन से रिएक्शन करेगा। क्या समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब उसके बाद बोला व्हाट अबाउट टू अबव क्वेश्चन ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। अब देखो ये क्या पूछा, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछा है और इस पे मैं बताता हूँ, बहुत लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा और काफ़ी ब्रीफली बताऊंगा। बस 2 मिनट तो मैं तुम्हें नीचे बताऊंगा अच्छी तरीके, कहीं ब्लैंक यहाँ मिल जाए ना। अब चलो यहीं पे मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा हर एक चीज़, ठीक है। अब ये क्या बोल दिया, ठीक है। अब ये क्या बोल दिया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इधर यच ले लो, इधर ले लो यच, ठीक है। हाँ ठीक है, यच यच हो जाए। अब ये क्या बोला, ये जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ले देता हूँ ना, तो Na सी ट्रिपल बॉन्ड सी Na, क्या यही बनेगा? हाँ सर यही बनेगा। अब वो क्या बोला, ब्यूट 2 इन। अब ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन का सर ये बता दिए फार्मूला क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर ही क्या होता है, तब हम बताएं, ठीक है। मैं बताता हूँ, चलो फार्मूला बताएं। चलो ब्यूट 2 इन, जितना फार्मूला होता है सी। पहली बात ब्यूट मतलब कितने कार्बन होने चाहिए? 4। तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। 2 इन मतलब 2 पे क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब ये क्या बोल दिए, CH3 ला दो यहाँ पे, और यहाँ पे CH3, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ठीक है। हाँ सर इसके पास ब्यूट 2 इन है, ठीक है। हाँ इतना समझ में आ जाए सर, ब्यूट 2 इन यही है। हाँ अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, अभी तक जितना पढ़ाया हूँ उसी का सारी चीज़ें हैं। हाँ सर पूछिए। अच्छा ये बता रही, इस ट्रिपल बॉन्ड के बाद कार्बन के पास क्या तो एक्टिव हाइड्रोजन है? नहीं है। कहाँ है भाई? सर कहाँ है पहले बताओ यार। यहाँ पे हाइड्रोजन है? नहीं है। है नहीं है, तो इसके पास तो एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मालूम पड़ा, इसका पहले नाम क्या होता है? ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि भैया जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो उसी से सोडियम मेटल रिएक्ट करता है। तो क्या इसके पास कोई एक्टिव एटम या एक्टिव मेटल है? तो एक्टिव हाइड्रोजन है? नहीं है। तो क्या सोडियम मेटल रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब ब्यूट 2 इन क्या सोडियम मेटल से रिएक्शन शो करेगा? नहीं करेगा। अब देखो एक बात समझ में आ रहा है। अब यही चीज सी 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 सी, ठीक है। एक मिनट, सी, ठीक यही। अब यहाँ पे चलो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे लगाओ 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगाओ CH2 है ना, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे CH3 है। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर इतना तो समझ में आया। क्या इस कार्बन के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन है? इसका नाम होता है ब्यूट। देखो इतना तो मालूम पड़ा हो रहा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और 8 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो मतलब ब्यूट 1, और कितने ब्यूट 1 आइन हो रहा ना, ब्यूट 1 आइन हो जाएगा, क्योंकि ना ट्रिपल बॉन्ड है, एन इन नहीं लगेगा, इसमें आइन लगेगा, ठीक है। ब्यूट 1 आइन है, ठीक है। तो ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन के पास क्या 8 एक्टिव हाइड्रोजन है? हाँ सर ये तो दिख रहे हैं 8 एक्टिव हाइड्रोजन, और 8 एक्टिव हाइड्रोजन है तो क्या सोडियम मेटल क्या रिएक्शन करेगा? हाँ करेगा सर, सोडियम मेटल इससे रिएक्शन शो
करेंगे तो सोडियम मेटल रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे जहाँ पे H है, जहाँ पे मतलब H है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम बताओ, ये H है, ये H हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यन्ने लग जाएगा, यहाँ पे यन्ने लग जाएगा। तो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा उसी के पास सोडियम लगेगा। ठीक है, यही बात एनसीईआरटी कहना चाहती है और यही बात मैं तुम्हें बता दिया। अब देखो, दिस रिएक्शन आर नॉट शो, चला है, चला ऐसे चला, अच्छा एक मिनट तो, हाँ चलो अब देखो, हाँ दी रिएक्शन बोला, या रिएक्शन आर नॉट शोन बाई एल्टीन तुम्हें मालूम पड़ जाए और एल्टीन, ये बात तुम्हें बता नहीं। अब बोला हेंस यूज फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ बिटवीन एल्टीन एल्टाइन एल्टीन, इससे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कौन एल्टीन होता है, कौन एल्टीन होता है, कौन एल्टाइन होता है। ठीक है, अब बोला ऊपर दिए गए जितने भी तुमने रिएक्शन अभी तक पढ़ा है, ठीक है, ऊपर दिए गए जैसे ब्यूट 1 इन तुम्हें मालूम पड़ जाए और ब्यूट 2 इन। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट द अबव रिएक्शन विथ ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। भाई लिख दो, यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा लेकिन ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, यहाँ पे लिख दो नो एक्टिव हाइड्रोजन, क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये रिएक्शन नहीं करेगा। और यहाँ पे ब्यूट 1 इन पे जाना, ब्यूट 1 इन पे जाना, ये यहाँ पे जाना, यहाँ पे बोलना 8 एक्टिव हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन, 8 एक्टिव हाइड्रोजन है, सो ये रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन देगा भी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, बोला एल्टेन एल्टीन एल्टाइन फॉलो द ट्रेंड इतना। तो भाई तुम्हें मालूम है सी ट्रिपल बॉन्ड सी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू CH2 CH3 सर मुझे नहीं मालूम, मुझे दूसरा तो बताइए भाई। एक मिनट हो जाओ भाई, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं मालूम है तो मेरे पास कई रास्ते हैं बताने का। सर हाँ बताइए। अब अगर तुम्हें याद हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है। हाँ सर ये तो याद है, ये तो हमें याद है बराबर। तो भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो दैट्स वाई ये तुम ज़्यादा स्टेबल तुम जान सकते हो। हाँ सर अब समझ में आ चुका है, समझ रहे। अब बोला इसके पास भाई एक्टिव हाइड्रोजन है, हाँ इसके पास भी है एक्टिव हाइड्रोजन CH2, अब ये भी स्टेबल है। देखो अब इसमें क्या कांड कर दिया है, ये सब स्टेबल है, लेकिन भाई यार ये बताओ यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। भाई यहाँ पे इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, एक मिनट नहीं समझ में आया तो भी मैं समझाऊंगा, एक मिनट। अब देखो देखो हटो 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 हटो, एक मिनट हो जाओ। देखो इसके पास 8 एक्टिव हाइड्रोजन, 8 एक्टिव हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास 8 एक्टिव हाइड्रोजन, इसके पास क्या कोई एक्टिव हाइड्रोजन है, नहीं है, और नहीं है तो मतलब ये स्टेबल ज़्यादा हो जाती, कम स्टेबल हो जाती, कम स्टेबल हो जाती। ठीक है, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब देखो बोल क्या रहा है, एल्टाइन कंटेन आ ट्रिपल बॉन्ड, ये तो तुम जानते ही हो, अभी तक तुमने एल्टाइन पढ़ा तभी तुम्हें मालूम पड़ जाए, एल्टाइन जो कंटेन करता है ट्रिपल बॉन्ड, सो एड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई हाइड्रोजन हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड etc। ठीक है, अब बोला फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर स्टेप। अब देखो क्या होता है, क्या मुझे बताने दो, वेनाइलिट मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं सर, क्यों, क्योंकि मैंने एल्केन में ही वेनाइलिट जेमिनल सारी चीज़ बता दिया था, विस्नल क्या होता है लेकिन वो सारी चीज़ मैंने बता दिया था। लेकिन वेनाइलिक कार्बन जो होता है एडजेसेंट कार्बन के बदल में तो हाइड्रोजन लग जाए तो हम वेनाइलिक
रही बात ये देखो, यहाँ पे बेनाइलिक केटायन लिखा है, मतलब क्या तुमने समझा है? वेनाइलिक केटायन मतलब क्या समझा है तुमने? वेनाइलिक केटायन मतलब क्या समझा है सर? ये मतलब कार्बन के बदल वाले कार्बन में एक केटायन, एक प्लस चार्ज आ जाए तो इसे हम बोलेंगे वेनाइलिक केटायन। मतलब ये है कि भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बदल अगर कोई प्लस चार्ज आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? वेनाइलिक केटायन। क्या जरूरत है? क्या समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब बोल क्या रहा है? सी ये क्या है? एल्काइन है और हम किसका एडिशन करवा रहे हैं? एच जेड का। तो रिएक्शन करवाएंगे तो ये टूटेगा एच प्लस जेड माइनस। भाई ये टूटेगा कि नहीं? एच प्लस और जेड माइनस। चलो इतना बढ़िया बता ही दिया जाए ना, क्योंकि बच्चों तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या सोच है सर आपकी? तो ही नहीं। देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। अब जब हम एच और जेड का रिएक्शन करवाते हैं तो ये टूटेगा किसमें? एच प्लस और एच माइनस में, ठीक है। हाँ सर इतना तो हम समझ रहे। तो एच प्लस एक कैदी में कर दें, एक डब्बे में इसे कर दें। हाँ सर इतना समझ में। अब मैं पहले से ही जब मैं पढ़ाते आया हूँ बोला हूँ कि जब बॉन्ड टूटता है तो हेड पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस। चलो ये बात छोड़ो, एनसीईआरटी के हिसाब से ये इसने किया है, चलो ठीक है। हेड पे क्या आ गया? माइनस चार्ज। हाँ सर इतना तो हम समझ में आ जाए। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाए और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए, मतलब टेल पे पॉजिटिव चार्ज और हेड पे नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड टूटा भाई। तो ये बॉन्ड टूटा तो भाई सी, अब जो प्रोडक्ट बनेगा, अब देखो प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस पे, मतलब हाइड्रोजन किस कार्बन पे जाए? इस वाले। और जेड माइनस कहाँ जाएगा? प्लस पे, तो मतलब किस कार्बन पे? इस वाले कार्बन पे जाएगा। तो तुल मिलाते हैं हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे सी वाले पे, मतलब यहाँ पे रुक जाओ, ये बॉन्ड टूटा, इस वाले कार्बन पे क्या लग गया भाई? एच। क्या लग जाएगा? एच। और इस वाले कार्बन पे क्या लग जाएगा? जेड। क्या यही प्रोडक्ट है? और अदर सुनो सुनो सुनो, अभी इंटरमीडिएट तो ये बनेगा पहले भाई, पहले पहले इंटरमीडिएट तुम्हारा ये बनेगा, पहले हाइड्रोजन जाते ऐड करेगा, पहले जो ऐड होता है वही रिएक्शन होती है। तो पहले क्या पॉजिटिव चार्ज वाला ऐड होता है? हाँ सर पहले पॉजिटिव वाला चार्ज हुआ ऐड, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव और ये एच प्लस तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलो सर नहीं समझ में आया, इतना तुम नोट कर लो पहले। हाँ सर नोट कर लिया। अब इसके बाद ये छोटा होगा भी नहीं हो रहा, तो इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर अब तो आप मिटा ही दिए। देखो अब हमारा प्रोडक्ट क्या बना था? सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अब हमारा एच यहाँ पे क्या आ जाता? यहाँ पे कौन सा चार्ज आया था सर? यहाँ पे इस वाले कार्बन पे नेगेटिव, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था। कोई शक नहीं सर, इसमें तो कोई शक नहीं। और जब एच प्लस जेड, मतलब एच जेड टूटा प्लस एच जेड टूटा था, तो हमारा बना था सी डबल बॉन्ड सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? भाई यहाँ पे क्या आया था? यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज पहले से ही था। सर अभी भी नहीं समझ में आया, ठीक है मैं फिर से समझाऊंगा जब तक मेरे बच्चों ना आए। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एच हो गया, एच हो गया, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब रुक जाओ, मुझे बस 2 मिनट दो, मुझे समझाने का थोड़ी समय चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भराना नहीं है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, हाँ इतना समझ में आया। जब ये बॉन्ड टूटा तो इस वाले कार्बन पे कैसा साइन आ गया? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये भाई रुक जाओ, ये यहाँ पे हाइड्रोजन एस, यहाँ पे रुक जाओ। प्लस कर दो, ठीक है। सर अब तो और नहीं समझ में आ रहा, ठीक है मैं समझाऊंगा जब तक आएगा नहीं। देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस एच जेड, यही हो रहा। हाँ ये टूटा जेड माइनस एच प्लस, हाँ ये भी समझ में आ गया। अब ये समझ में आया, ये बॉन्ड टूटा तो इस
कार्बन पे माइनस चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो अब जब प्रोडक्ट बना मतलब इंटरमीडिएट बना, इसे इंटरमीडिएट बोलोगे, तो इस वाले कार्बन पे ऐसा साइन प्लस, और इस वाले कार्बन पे टॉन आर से ऐड हो जा सर, ये H प्लस आते इस वाले कार्बन पे ऐड हो जा, ठीक है। हाँ सर ऐड हो जा, ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे मैं H लिख दूँ, हाँ H लिख दीजिए यहाँ पे H आ गया, हाँ सर ये बात समझ में आ गया। और यहाँ पे कैसा साइन है प्लस, और ये हमारा वेनाइलिट कैटायन बन गया। क्या बन गया? वेनाइलिट कैटायन बन गया। अब इसके बाद फिर रिएक्शन होगी, तो अब कौन आएगा भाई? Zn माइनस। अब कौन आएगा भाई? Zn माइनस। तो Zn माइनस आया। अब Zn माइनस किस कार्बन पे आएगी? इस कार्बन पे आएगी। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे Z हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं होनी चाहिए। क्या ये प्रोडक्ट हमारा बना है? मतलब पहले H प्लस अटैच करेगा इस वाले कार्बन पे, तो ये मेरा क्या बन गया भाई? ये वाला पूरा प्रोसेस क्या बन गया? हमारा बन गया भाई वेनाइलिक कैटायन। एक मिनट, वेनाइलिक कैटायन, और यही इंटरमीडिएट है। अब चलो एनसीईआरटी दिखाते हैं। फील आ रही? हाँ सर फील तो आ रही। नहीं तो क्या यही बन के आया? हाँ सर यही बन के आया। अब मुझे दिख भी रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्कीन। हाँ, और हम ये मेरा हो जाए एल्कीन। हाँ ये एल्कीन हो जाए। यहाँ पे टूटा किस फॉर्म में? H प्लस और Z माइनस। हाँ, इस बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। हाँ सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इस क्योंकि माउथ में नेगेटिव आता। हाँ ये बात समझ में। तो H प्लस कहाँ जाना जाएगा? नेगेटिव वाले, तो मतलब इस वाले कार्बन पे आना जाएगा। हाँ इस वाले कार्बन, तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले से था तो पॉजिटिव। ये हमारा वेनाइलिक कैटायन जो है ये मेरा इंटरमीडिएट बना है भाई। क्या ये प्रोडक्ट बना है? नहीं, ये मेरा इंटरमीडिएट बना है। समझ में आया? हाँ सर समझ में। बोला द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ द वेनाइलिक कैटायन, और ये किस पे डिपेंड करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है कि भैया जब एडिशन करवाया जाए तो वो इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर दी जाए? वेनाइलिक कैटायन पर डिपेंड कर दी जाए। और अब बोला अभी तक तो हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा सिमेट्रिक कार्बन, ये सिमेट्रिक कार्बन था। तो अब बोला अनसिमेट्रिक की बात कर दी जाए। अब क्या बोला कि भैया अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर दी जाए, जिस एल्कीन की बात कर दी जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर दी जाए, तो टेक प्लेस मार्टोनिक ऑफ रूल और एंटी मार्टोनिक ऑफ रूल। क्या बोल दिया साहब? मार्टोनिक ऑफ रूल लगेगा भैया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए कौन सा रूल लगेगा? मार्टोनिक ऑफ रूल लगेगा। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन एल्काइन, फॉर एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मेजॉरिटी जो एल्काइन की रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म पे डिपेंड होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे डिपेंड होगी। अब देखो एडिशन ऑफ द डाई हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, ठीक है। अब ये तो तुम अच्छे से पहचानते हो, ये 3 कैटालिस्ट तुम बहुत अच्छे से पहचानते हो। हाँ सर इतना तो हम पहचानते हैं पहले से ही। हम बहुत पहले क्या, बहुत एल्केन से स्टार्ट हुआ तो यही चैप्टर वह स्टार्ट हुआ है, प्लेटिनम निकल। अब यहीं पे मैं बता दिया जाए, निकल कितने डिग्री टेम्परेचर पे चलता है? सर 200 डिग्री टेम्परेचर पे निकल वर्क करता है, और प्लेडियम ये दोनों रूम टेम्परेचर पे अपना रिएक्शन कर लेते हैं। हाँ ये बात समझ में? हाँ सर एक बार ये बात तो समझ में आ गया। अब जब प्लेटिनम ये पहले क्या करेंगे? ये पहले अभी तक तो हमने क्या बनाया? ये एल्काइन है। हाँ सर एल्काइन है। इससे क्या बन दिया? एल्कीन। और भाई ये क्या किस में बदलता है? ये बदलता है एल्केन में। ये मेनली किस में बदलता है? एल्केन में। तो ये क्या अभी यहीं तक रोते रहेगा? नहीं, इतना एक बॉन्ड और बचा है वो भी तोड़ेगा, और वो भी तोड़ के किस में ले आ देगा साहब? ये ले आ देगा एल्केन में, ले आ देगा। और दैट्स वाई जो हमारा ये होता है एल्केन में आ जाता है। अब देखो ठीक है। अब उसी तरह अब यहाँ पे क्या कर दिए भाई साहब? यहाँ पे कर दिए भाई, ये क्या कर दिए?
ये हमारा तदीय एल्कीन। लेकिन जरा ये बताया जाए क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है? नहीं, अब की बार सिमेट्रिकल नहीं है। तब कैसा है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है भाई। कहाँ पे तुम्हें सिमेट्रिकल देखा है भाई? सिमेट्रिकल होने के लिए 2 कार्बन होने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन की आवश्यकता है? 3। और ये किस बेस पे अब काम चलेगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन किस बेस पे वर्क किया था? मार्कोनी ऑफ रूल पे ये अब चलेगा। और मार्कोनी ऑफ रूल मतलब ये यहाँ पे एक बार ये बनेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, जो कि प्रोपेन हमारा फाइनल आंसर होता है। क्यों? एक बार डबल जो प्रोपाइन से प्रोपीन में बदलेगा और प्रोपीन से किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्रोपीन। और जहाँ पे प्लेटिनम और निकेल आ जाए वो जिसमें तोड़ता है एल्केन में बदल देता है। क्या एडिशन ऑफ हैलोजन का मतलब तुम समझ रहे हो? हाँ सर, ये बात समझ रहे हैं कि भाई हैलोजन का ही ऐड करने को ही बोलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। क्या ये बात समझ रहे हो कि सर ये तो हमें तो समझ में नहीं आया? भाई तुम्हें समझ में आ रहा है लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। क्यों इतना छुपा रहे हो किसी से? मुझे बता दो। हाँ सर, आप तो डायलॉग मार दिए, तो नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो जाए? CH3। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्या सिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और ब्रोमीन का ऐड करवा दिया जाए, क्या ब्रोमीन का ऐड करवाते हैं तो हमारा पहला प्रोडक्ट या पहला हमारा क्या बन के आता है? 1,2-डाइब्रोमो पेंटीन। सर जरा ये बताइए ये कैसे आपने किया भाई? ये तो एकदम तड़कता भड़कता आपने करवा दिया। कहाँ? कैसे कैसे भाई? सुनो, देखो ब्रोमीन टूटा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा। कहाँ पे? एल्कीन वाले पे यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा। हाँ टूटा, ये वाला बॉन्ड। और यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो एक Br यहाँ आ गया और एक Br यहाँ आ गया। तो हमारा क्या बन जाए? CH3 यहाँ CH3 CBr डबल बॉन्ड CBr। हाँ CBr बन गया ना, CBr और ATH लगा है। हाँ ATH लगा है, तो मैंने ATH वो चीज़ यहीं पे ला दिया, यहाँ पे ATH ये भी हटा दूँ तो एक मिनट, CBr हो गया, C के बाद Br लग जाए तो 1 2 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाए। नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझ में नहीं आया। देखो Br 8 बॉन्ड टूटा, डायरेक्ट तुम जान जाओ 8 बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक Br इस वाले कार्बन पे लग जाए, एक Br इस वाले कार्बन पे, तो वही किया CH3 CBr CHBr यही लगा। देखो CH3 CBr CHBr यही किया है। हाँ सर, यही बात तो हमने समझ में आ जाए। चलो, और इसका नाम क्या हो जाए? 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन। क्वेश्चन कभी ऐसे नीट में नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? देखो पूछेगा क्या? एल्कीन या तुम ऐसे पूछेगा प्रोपाइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू डिफ्ट क्या देगा? 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन, 1,2-मोनोब्रोमोप्रोपीन, 1,2 ऐसे ले देगा 1,2-टेट्राब्रोमोप्रोपीन या 1,2-पेंटाब्रोमोप्रोपीन। तो भाई तुम्हारा आंसर क्या होगा? 1,2-डाइब्रोमोप्रोपीन देगा। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा Br से करवा दिया जाए। अभी मैंने क्या बोला? ये डबल बॉन्ड में नहीं रहेगा, अब सिंगल बॉन्ड में आएगा। और सिंगल बॉन्ड में आने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बार ब्रोमीन। एक बार तो ब्रोमीन लग ही गया है, एक बार ब्रोमीन तो यहाँ पे आ ही गया है, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए। अब दोबारा जब बॉन्ड टूटेगा तो फिर 2 ब्रोमीन लग जाएगा। और इसे बोलेंगे भाई एक कार्बन पे जरा बता दिया जाए तो तुम लोग तो मैं पूछना चाहूँगा तो याद है कि नहीं? जब एक कार्बन पे 2 ब्रोमीन लग जाते हैं तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल। और जब आजू बाजू वाले कार्बन पे लग जाते हैं तो क्या बोलते हैं? विशनल। तो क्या ये जेमिनल कार्बन है? हाँ सर, जेमिनल कार्बन होते हैं। और इसका क्या नाम हो जाएगा? टेट्राब्रोमोप्रोपेन। और ऐसे भी पूछेगा, बोलेगा प्रोपाइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन टू फाइनल प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा भाई? 1,1 2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन, यही आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? रेडिश ऑरेंज कलर। क्या बोल दिया भाई? क्या बोल दिया? हमें समझ ही नहीं आया। हाँ सर, अब बताइए। बोला रेडिश ऑरेंज कलर। क्या बोल दिया? रेडिश ऑरेंज कलर
ऑफ द सॉल्यूशन ब्रोमीन। अब बोल क्या रहा, इतना भयंकर बात बोल दिया, बातों बातों में क्या क्या बोल देते हैं समझ ही नहीं आता एनसीईआरटी ना। तो बोला ये है कि जब हम ब्रोमीन के पहले रिएक्शन करवा रहे थे तब इतना कलर कैसा था भाई, इंपॉर्टेंट बात है, जरा बता दिया जाए, सस्ता है। रेडिश ऑरेंज येलो कलर था भैया, किस कलर था रेडिश ऑरेंज कलर था, किस कलर था रेडिश ऑरेंज कलर था। लेकिन जब इसका रिएक्शन करवा दिया गया किससे, ब्रोमीन से, तब ये प्रोडक्ट में क्या बन गया, टेट्राक्लोराइड 11,22 टेट्राक्लोराइड बना या ब्रोमोप्रोपेन बना। तो ये सॉल्यूशन या प्रोडक्ट जो बना वो कैसा था, कलरलेस था या कलर था, नहीं सर ये कलरलेस हो चुका था। मतलब अगर एल्काइन कभी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या कलर देगा, नहीं सर कलर नहीं देगा। तो मतलब क्या मतलब समझिए यहाँ पे कि जब एल्काइन कभी भी ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो क्या वो कलर देगा कि नहीं देगा, तो कलर नहीं देगा। और कलर नहीं देना का मतलब ये कौन सा टेस्ट तो कर दिया, एल्काइन टेस्ट मतलब कभी भी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कलर नहीं देगा। अगर कलर दिया तब ये मतलब समझ में आ जाए ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है। नहीं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुई है तो एल्काइन नहीं था, एल्केन था, ठीक है। तो ये बात तुम्हें देखो लिखा है इंदिला। तो ये कितना टेस्ट दे दिया, अनसेचुरेशन। मतलब एक बात यहाँ पे तुम्हें ले लेना चाहिए कि भैया जो रेडिश ऑरेंज कलर है जब हम इसका रिएक्शन करवाए तो ये कलरलेस बन गया प्रोडक्ट में। तो ये लिखा है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। क्या इसमें अगर एल्केन रहेगा क्या ये कलरलेस शो होगा, एल्केन मतलब CnH2n+2, मतलब जब सिंगल बॉन्ड रहेगा, मतलब सेचुरेशन मतलब एक बॉन्ड रहेगा, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या ये प्रोडक्ट में कलरलेस हो जाएगा कि नहीं कलरलेस होगा, नहीं कलरलेस होगा। और कलरलेस तभी होगा जब इस पे कोई बॉन्ड रहेगा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड है। बहुत गहरी बात बोल दी है इतनी बातों में, ठीक है। अब उसके बाद देखो एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड, चलो भाई ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड लाइक HCl, HBr, HI, एडिशन ऑफ द एल्काइन टू फॉर्म ऑफ द जेमिनल डाइहैलाइड। जेम मतलब मत समझ लेना कि भाई जेम जो छाने वाला है, जेम मतलब जेमिनल और विश मतलब विशनल। तो जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल मतलब एक कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप आ जाए, मतलब एक कार्बन की बात बोल दिया जाए, एक कार्बन पे एक हैलोजन ग्रुप ये आ जाए और एक हैलोजन ग्रुप ये आ जाए, इसलिए बोलते हैं एक कार्बन। तो जेमिनल डाई मतलब 2 लग जाए, 2 कौन सा ग्रुप लग जाए, हैलोजन का मतलब जेमिनल डाइहैलाइड ग्रुप, इसका मतलब ये हुआ। तो तुम्हें ये बात समझ में आ गया कि सर जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड मतलब यच, क्या मतलब हो गया सर इसका मतलब हो जाए यच हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। जब हम रिएक्शन किससे करवाते हैं, HCl, HBr, HI, तो हमारा क्या बन जाता है फॉर्म जेमिनल डाइहैलाइड तुम्हें मालूम पड़ यहाँ सर मिल गया। और विच 2 हैलोजन आर अटैच्ड ऑफ द सेम कार्बन एटम। देख लो जेमिनल का मतलब लिख दिया है भाई, बातों बातों में ये बहुत गहरी बात लिख दी है, बातों बातों में बहुत गहरी बात लिख दी है कि जेमिनल का मतलब जो आप समझ रहे हो वो तो नहीं है। जेमिनल का मतलब है क्या भाई, एक कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप लग जाए तो उस कार्बन को बोलेंगे जेमिनल हैलाइड, या ग्रुप मतलब कोई भी चीज, हैलोजन लग जाए तो डाइहैलाइड हो जाए, हाइड्रोजन लग जाए तो जेमिनल डाइहाइड्राइड, अगर कुछ भी लग जाए, सल्फर लग जाए तो जेमिनल डाइसल्फाइड। तो यही चीज है, ठीक है। हाँ सर ये तो बात समझ में आ गया।
अब ये क्या हो जाए, एल्कीन है, जब हम ब्रोमीन के साथ HBr के साथ रिएक्ट करवा दिए, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवा दिया जाए तो एक बार ये किसमें टूटेगा साहब, एक बार बता दिया जाए, H+Br- पे टूटेगा। हाँ सर यही टूटेगा, H+Br- पे टूटेगा। और ये सिमेट्रिकल है, हाँ सर ये भी समझ में आ जाए, ये सिमेट्रिकल है। तो क्या यहाँ पे माल्टोनेट एंटी माल्टोनेट लगेगा? नहीं सर, सिमेट्रिकल पे कभी माल्टोनेट ऑफ रूल और एंटी माल्टोनेट ऑफ रूल नहीं लगता। किस पे लगता है? ये हमेशा लगता है अनसिमेट्रिकल एल्केन या एल्कीन या एल्काइन या जितने भी है सब, मतलब अनसिमेट्रिकल पे लगता है। अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाए, जब बॉन्ड टूटेगा सी, यहाँ पे एक जना H लग जाएगा और एक जना Br लग जाएगा, तो हमारा क्या नाम बन जाएगा, ब्रोमोइथीन। ब्रोमोइथीन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैंने क्या बोला कि भाई ये क्या डबल बॉन्ड छोड़ेगा? नहीं, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया भाई CH-Br2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, 1,1 डाइब्रोमो। मतलब अच्छा इसका फिगर बता दिया जाए, फिगर ही तुम लोग समझ लो। यहाँ पे सी, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे Br रुक जाओ यार, थोड़ा और बढ़िया फिगर बनाया जाए भाई, C, यहाँ पे H और यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, तो क्या बन गया, 1,1 डाइब्रोमो इथीन। क्या बोल, इथेन, सॉरी, इन सिंगल बॉन्ड में आ रहा है ना, तो 1,1 डाइब्रोमो, कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है, तो इसलिए इथेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। सर इतना बढ़िया बता कहाँ से लेते हैं भाई, तुम्ही लोगों से मैंने सीखा है। अब ये क्या है सर, ये तो अब मुझे दिख रहा है अनसिमेट्रिकल। हाँ भाई सही पहचाना तुमने, अनसिमेट्रिकल भाई एंटी माल्टोनेट ऑफ रूल रहेगा, और कुल मिला के यही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर मतलब भैया H2O की H2PO4, नहीं सर H2O की बात कर रहा है। अब बोला एल्केन एल्कीन, लाइट एल्केन एंड एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दे रहा है इतनी देर में, कि एल्काइन आर आल्सो इमिसिबल एंड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। एल्काइन भी भाई घुलनशील नहीं होता है, वाटर से मिसिबल नहीं होता है, और ये ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक उसी प्रकार एल्केन जितना एल्काइन, एल्काइन भी वाटर के साथ इमिसिबल होता है और रिएक्ट नहीं करता है। क्या मैंने बोला, रिएक्ट नहीं करता है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एल्काइन में जोड़ेंगे तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 333 केल्विन देना पड़ेगा, और ये तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, लेकिन कंपाउंड के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस कंपाउंड का नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि एडिशन ऑफ वाटर मतलब एल्काइन में जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी रिएक्शन करती नहीं है वाटर के साथ, और जब जबरदस्ती करवाओगे तो जबरदस्ती करवाने का मतलब अपने तरफ से एनर्जी भी देना, एनर्जी का रूप मतलब वाटर नहीं, टेम्परेचर देना, टेम्परेचर मतलब उसे क्या देना पड़ रहा है, हीट मतलब 333 केल्विन हीट देना पड़ता है। और उसके साथ में उसका भी काम नहीं होता, उससे भी काम नहीं होता, उसके साथ में मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी देना पड़ता है, तब जाके एल्काइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बना लेता है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोनिल कंपाउंड। देख लो, देखो ये क्या हो जाए, इथाइन हो जाए। कौन नहीं जानता, हम नहीं जानते सर, हाँ तुम नहीं जानते हो, मैं तो जानता ही हूँ ना, तुम नहीं जानते हो बाकी सब जानते हैं, हम भी नहीं जानते यार, तो है ही नहीं, हटाओ यार, जानते हो तुम, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये G2+ मतलब इसे क्या बोलते हैं भाई, मर्क्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जब हम इसका आइसोमेराइजेशन करवा दिया जाए, बहुत सही हो गया था। तभी ऐसा होता है तुम्हारे साथ। नहीं सर, आपकी तरफ 40 किस्मत नहीं है हमारे पास।
राइट। देखता हूँ कहाँ गया। अब मुझे ढूंढना पड़ता है। चलो, इतनी देर से बाद मैंने ढूंढा, मिल गया, चूहा पकड़ में आ गया। ठीक है, तो भैया ये इथाइन है। जब हम इसे मर्क्यूरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया भाई CH2COH, मतलब CHOH बोल सकते हो। फिर इसका आइसोमेराइजेशन बोल दिया जाए तो इथेनॉल बन जाता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में। उसी तरह ये भी हो जाए। अब लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये सर थोड़ी अच्छा चीज़ है, तुम सीखने लायक है, बढ़िया। बोला अंडर सुटेबल, क्या बोल दिया भाई साहब? अंडर सुटेबल कंडीशन लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथाइन टेक प्लेस। पॉलीएसिटिलीन बोला है। अगर लीनियर पॉलीमराइजेशन की बात कर दी जाए तो रिएक्शन से जब हम रिएक्शन के साथ जब हम रिएक्शन होता है, मतलब इथाइन के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं किसका? लीनियर पॉलीमराइजेशन का, तब हमें क्या मिलता है? पॉलीएसिटिलाइन। क्या बोलता है? पॉलीएसिटिलीन बोलते हैं, बहुत लोग पॉलीएसिटिलाइन बोलते हैं। उसी का नाम होता है पॉलीथीन, जो तुम लोग यूज करते हो। हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट ऑफ द सी डबल बॉन्ड CH, ये बोल दिए। कैन बी रिप्रेजेंटेड ऐसे ऐसे, ये तो ही बात नहीं। दिस पॉलीमर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉलीमर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और ये फिल्म ऑफ द पॉलीएसिटिलाइन कैन बी यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड इन बैटरी। भाई जो पहले ज़माने में जो थिन फिल्म आती थी, मतलब अब तो नहीं आते हैं, बैटरी के इलेक्ट्रोड पे पॉलीएसिटिलाइन, मतलब बाहरी वाली जो बहुत सिल्वर कलर की पॉलीथीन होती है, वही यहाँ पे यूज होती है। तो वो क्या होती है? पॉलीएसिटिलीन कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरी के इलेक्ट्रोड में यूज होती हैं पॉलीएसिटिलाइन। दिस फिल्म आर गुड कंडक्टर, और ये गुड कंडक्टर है तभी तो उसमें यूज करते हैं। लाइटर एंड चीपर, बहुत हल्का होता है और बहुत सस्ता होता है। देन द मेटल कंडक्टर, और मेटल का खरीदने जाओगे तो बिक जाओगे, पसीने पसीने हो जाएंगे। ठीक है, अब बोला साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इथाइन ऑन पासिंग रेड हॉट ट्यूब। भाई इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात बोलती? रेड हॉट ट्यूब एट 873 केल्विन। क्या बोल दिया? 873 केल्विन। ये बात नोटिस कर लो कि भैया कितने केल्विन पे बता रहा है? 873 केल्विन। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन। 3 मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे भाई? पॉलीमराइज चलते क्या बना लेंगे? बेंजीन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करते क्या बना लेते हैं? बेंजीन। क्या बना लेते हैं भाई? बेंजीन। और हुई चीज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, और जैसे कि डाइज में यूज होता है। डाइज मतलब समझते हो? नहीं सर, हम तो नहीं समझते। जो बाल पेंट करते हैं लोग। ड्रग्स में यूज होता है लार्ज नंबर ऑफ द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होता है। दिस इज द बेस्ट रूट ऑफ फॉर एंट्री फॉर एलिफेटिक टू एरोमेटिक, और यह एक बेस्ट रूट होता है जो कि एलिफेटिक से एरोमेटिक की तरफ जाने का। ठीक है, ये तो एलिफेटिक है। एलिफेटिक जिसमें टूट के चला जाए एरोमेटिक। से रेड हॉट आयरन ट्यूब, क्या रेड हॉट फॉस्फेट ट्यूब? नहीं, रेड हॉट फॉस्फोरस नहीं बोला, रेड हॉट आयरन ट्यूब। कितने केल्विन पे? 873 केल्विन पे। और कहाँ चला जाता? 3 मॉलिक्यूल क्या बना लेते हैं भाई? बेंजीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई साहब? बेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, अब आ जाए तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होता है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बोल क्या रहा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जरा एकदम रंजीत कर दिया जाए। हाँ सर, मजा आ गया। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आल्सो नोन एज द एरीन। भाई
पहले जब मैं अपनी बात बताता हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, जब मैं सोचता था हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में, जब मैं 12th में था, तो मुझे मालूम नहीं चलता था। जब हमें पढ़ाते थे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, एल्केन और एरीन में, मतलब बोल क्या रहा हूँ, हेलो एल्केन और एरीन में मुझे डिफरेंस ही नहीं समझ में आया। तो मुझसे एक बार टीचर उठाए, बोले भाई बताओ, और मैं भी छुपा रुस्तम, मैं भी बोला सर हाँ वही होता है। बोले क्या होता है? बोले हम तो सर वही होता है। बोले क्या होता है? मतलब बच्चे नहीं आ रहा है। और जानते हो, जब टीचर, जब थोड़ा ही आवाज़ कम हुआ, मतलब बजट नहीं आ रहा, मतलब तुरंत पकड़ लिया। बोला तुम उठो, तुम पहले बताओ होता क्या एग्जैक्टली। तब मेरा दोस्त ने मतलब मुझे सपोर्ट किया, बोला सर ये होता है, तब वो बता दिया बल्कि। तो बोले अच्छा तुम बैठ जाओ। मतलब हम इतने सपोर्टिव दोस्त थे। तो वो भैया जब मुझे नहीं आता था तो वो तुरंत उठ के पहले जवाब दे दे, जिससे कि ये तुरंत बैठ जाए। इसलिए मज़ा आ जाता था भाई, वो लाइफ अलग ही था। लेकिन आप लाइफ जानते ही हो ना, सब लोग अलग अलग होते होते कहाँ पहुँच जाते हैं, कोई मालूम नहीं। सिंस मोस्ट डेम पॉसिबल प्लीजेंट ऑर्डर, और क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या क्या अच्छा ऑर्डरलेस होता है, मतलब बहुत स्वीटी होता है। स्वीटी मतलब बहुत खूबसूरत नहीं बोल रहा हूँ भैया, मतलब उसकी जो स्मेल होती है, क्या स्वीट स्मेल होती है, क्या पंजेंट होती है। पंजेंट मतलब बहुत गंदी स्मेल, तो पंजेंट स्मेल होती है, और जो कि बहुत ऑर्डरलेस होती है। अब एरोमेटिक कंपाउंड कहाँ से लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया है भाई, लैटिन भाषा से नहीं लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एरोमा। एरोमा मतलब प्लीजेंट स्मेलिन, क्या मतलब क्या अच्छी स्मेल होती है। क्या तुमसे कभी भी कोई पूछे कि भैया एरोमा का मतलब क्या होता है? प्लीजेंट स्मेल, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। द क्लास ऑफ द कंपाउंड वाज नेम एज द एरोमेटिक कंपाउंड, और इसी क्लास को क्या नाम दे दिया गया है बाद में? एरोमेटिक कंपाउंड। मच ऑफ द सच कंपाउंड वर फाउंड इन कंटेन बेंजीन, बहुत ज़्यादा जो इसके कंपाउंड है मेनली बेंजीन होते हैं, बेंजीन कंटेन करते हैं। और बेंजीन हमेशा किस में होता है? एलिफेटिक में कि रिंज में? रिंज में होता है बेंजीन। रिंज इसलिए क्यों बोला? क्योंकि बेंजीन हमेशा साइक्लिक में होता है, इसलिए रिंज बोलते हैं। हाईली अनसैचुरेटेड, क्या उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं? सर साइक्लोहेक्सेन में सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन बेंजीन बोला है, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन दूसरा होता है। साइक्लोहेक्सेन बोलता तो मानता भी यहाँ पे सैचुरेटेड की बात होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन बोला। बेंजीन मतलब C6H6, तो यहाँ पे हाईली अनसैचुरेटेड बॉन्ड, कौन से? डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। बट इन द मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन, बोला है बट इन द मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड अनसैचुरेशन ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिटेंडेड। बोला है अगर बात कर दी जाए एरोमेटिक कंपाउंड की जितने भी रिएक्शन होती है, उसमें बेंजीन रिंग में बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड बॉन्ड की पाने की बहुत ज़्यादा ही क्षमता होती है। बोला देयर आर द एग्जाम्पल ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ही बात कर दिया जाए, जो कि बेंजीन बेंजीन ही होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वाई डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग। पहली चीज़ ये क्या तुमसे प्रश्न पूछा है कि वाई डू नॉट, which do not contain a benzene ring but interest contain other highly unsaturated ring। अब देखो बोल क्या रहा which do not contain a benzene ring। पहली चीज बेंजीन रिंग नहीं, बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन हाईली अनसैचुरेटेड रिंग होता है। कौन होता है? फ्यूरॉन, तुमने पढ़ा है भाई, फ्यूरान पढ़े हो कि नहीं? वो साइक्लिक होता है, लेकिन बेंजीन नहीं होता है। उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन बेंजीन नहीं होते हैं। पायरिडीन, बेंजीन होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं? हाँ पाए जाते हैं। साइक्लिक होते हैं? हाँ साइक्लिक होते हैं। रिंज में होते हैं? हाँ रिंज में होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन बेंजीन रिंज आर नोन एज द बेंजोनोइड। अब बोल रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड में भी जो बेंजीन रिंज में होता है, उसलिए उसे क्या बोलेंगे? बेंजेनोइड। और दो आर कंटेनिंग ऑफ बेंजीन रिंज, और जो बेंजीन रिंग के बाहर होंगे, मतलब नॉट कंटेनिंग ऑफ बेंजीन रिंग, मतलब बात कर रहा है जैसे कि मान लो कि बोल रहा है, बोल क्या रहा, एक मिनट,
बोल क्या रहा है, दोज नॉट कंटेनिंग, जो रिंग तो नहीं कंटेन करें, जैसे कि अब मान लो जो रिंग के अंदर नहीं आता हो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनॉइड। और सम एग्जांपल ऑफ द एरीन आर गिवन इतना। भाई ये तो जानते हो बेंजीन, ये कौन नहीं जानता, हाँ सब बेंजीन। इसमें अगर CH3 लग जाए तो भाई टॉल्विन। नफ्थलीन जिसे कपूर बोलते हो, ठीक है। बायफेनिल, बायफेनिल का फिगर जानते हो ना। अब उसमें बहुत सारे होते हैं, क्या नाम है, स्ट्रीन और जाइलिन, बहुत सारे होते हैं भाई। कितना जानो, हाँ जानते हो, जितना NCERT लिखी हो वो तो जानो, लेकिन उससे ज़्यादा भी जानने की कोशिश किया करो। क्योंकि देखो नीट आए चाहे ना आए, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर तुम्हें रहेगा ना तो बहुत तो तुम्हें सीखने मिलेगा। The nomenclature and isomerism of aromatic hydrocarbon are already has been distant in class unit 12। अब बोले nomenclature और isomerism की बात करी जाए तो ऑलरेडी तुम्हें 12th में बताया जाएगा। और 6 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम, मतलब C6 या 6, मतलब हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं, 6। तो तुम मिलाते ये बोल दिया है कि भाई बेंजीन के अंदर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 6। आर इक्विवेलेंट मतलब उतने ही हमारे कार्बन भी होने चाहिए। आर इक्विवेलेंट छोटे शब्द में बात बोलती पड़ी। सो इट फॉर्म वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और अगर इसे एट बेंजीन की बात कर दी जाए तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। व्हेन टू हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन आर रिप्लेस बाय द टू सिमिलर इन डिफरेंट मोनोवैलेंट। अगर दो की बात कर दी जाए तो भाई क्या बोलेंगे, भाई तुम तो अब समझदार ही हो, बता दिया जाए, ठीक है। देखो अब इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ी पढ़ लो, क्योंकि ये पूरा तुम्हें एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल जहाँ पढ़ो सब जरूरत पड़ेगी। बोला 3 डिफरेंट पोजीशन, क्या बोला, 3 डिफरेंट पोजीशन, 1 मिनट, हाँ, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइसोमर 1 2 या 1 6, 1 2 या 1 6। मतलब बोल क्या रहा है भाई साहब, ये बात समझो, 1 2 या 1 6 आर ऑर्थो पोजीशन या ऑर्थो डायरेक्टर, या 1 3 या 1 5 मेटा डायरेक्टर। सर इसका मतलब मुझे एकदम नहीं समझ में, हाँ ठीक है मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये होता है अपनी बेंजीन, हाँ ये बात समझ में। कार्बन नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रही है सर, कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, हाँ इतना समझ रहे, हाँ सर इतना समझ रहे। सुनो ये वाला मतलब 1, जहाँ पे 1, 2, 1, 2, पहले बात सुनो, 1, 2 एंड 1, 6, 1, 6, इस पोजीशन तो क्या बोलते हैं भाई, ये थोड़ी वहीं पे तुम एक बार एक जगह लिख लेना, अलग से बेंजीन बना लेना। कार्बन नंबर 1, देखो अभी ये भी हटा दिया जाए तो अगर मैं सब हटा दूं, देखो पहली बात समझो, इस वाले ये कार्बन कौन से नंबर होते हैं, 2 कार्बन। इस वाले जब 2 नंबर वाले कार्बन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, 2 नंबर वाले कार्बन की पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन हुई, ऑर्थो। और ये कौन सी पोजीशन हो रही सर, मेटा हो गई। इसे बोलेंगे मेटा, इसे क्या बोलेंगे, मेटा, इसे क्या बोलेंगे, मेटा। और इस वाले कार्बन तो क्या बोलते हैं, पैरा, क्या बोलते हैं भाई, पैरा। सर इसका मतलब क्या हुआ, अभी सब बताता हूँ, वेट करो। इसे बोलेंगे पैरा, PARA, पैरा। सर अब इसका बता दिया जाए, इसका भी क्या हो जाएगा, मेटा। अब इसका सुनो, रेसिप्रोकल तुम सुने हो ये सब धा, सर इसका मतलब उसका अपोजिट होता है। देखो ये हो जाएगा पैरा, और ये मेटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, मेटा। ये ऑर्थो है तो ये हो जाएगा ऑर्थो। तो तुम्हें ये बात बता दी जाए, ये तुम्हें आज बात कर दी जाए, ऑर्थो कहाँ कहाँ पे हैं। अगर अब बात कर दी जाए ऑर्थो कहाँ कहाँ पे हैं। ऑर्थो पोजीशन ये हुआ, देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो द मेरा कलर, देखो अगर ऑर्थो पोजीशन तुम्हें दिख रहा होगा तो एक यहाँ ऑर्थो हुआ, एक यहाँ हुआ, तो ये कार्बन नंबर पहला हुआ, ये कार्बन नंबर पहला हुआ, और कार्बन नंबर सॉरी कार्बन नंबर दूसरा हुआ, और ये कार्बन नंबर 6वां हुआ। तो 2 और 6 पोजीशन पे कौन सा डायरेक्शन शो होता है, ऑर्थो डायरेक्शन। और तीसरे तीसरे ये तीसरा कार्बन है ना, हाँ सर ये तीसरा, और ये कौन सा कार्बन हुआ, 5वां कार्बन। सर अभी भी नहीं समझ, अच्छा ये बात तुम्हें समझ में आ रहा, ऑर्थो पैरा, मैंने इतना जानो पहले, इस वाले कार्बन मतलब ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा,
ये 5वां, ये 6वां। दूसरे वाले कार्बन तो क्या बोलते हैं, ऑर्थो। और यही चीज यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल हो जाए तो दूसरा और 6वां कार्बन तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो डायरेक्टर। तो भाई तुम्हें ये बात समझ में आ रही कि ऑर्थो डायरेक्शन कौन शो करता है, दो मतलब ये वाले कार्बन कौन कौन से, 2 और 6वां वाले। और ये वाले कार्बन क्या शो करते हैं, मतलब इस वाले कार्बन, ये वाले कार्बन शो करते हैं मेटा डायरेक्शन, मतलब 3 और 5 कौन शो करेगा, मेटा डायरेक्शन। सर इसमें बहुत खिचड़ी हो रही, नहीं अब मुझे और बढ़िया जाना। देखो 1 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है। अब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन तो बोलते हैं मेटा डायरेक्टिन, ठीक है। और दूसरे और 6वें वाले कार्बन तो बोलते हैं ऑर्थो डायरेक्टिन, ठीक है। और चौथे वाले बोलते हैं पैरा डायरेक्टिन। बस इतना लिख लो, इतना जानो, बस इतना तुम्हें जानना है, ठीक है। हाँ सर ये बात तो सब, अब देख लो, बोला है पहले और दूसरे और पहले और 6वें, तो हम क्या बोलते हैं भाई, ऑर्थो डायरेक्टिन। क्या तुम्हें दिक्कत है, नहीं सर अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए। पहले और 5वें, पहला हमेशा पहले से ही लेंगे, लेकिन एक बात जान लो, पहला सब में इंक्लूड है, पहला 5वां और पहला चौथा पैरा डायरेक्टर, मतलब बहुत क्या रहा है, एक मिनट तुम्हें मैं चलो ठीक है, देखो ये भी हटाओ, पहले ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से और बढ़िया समझाते हैं, ठीक है। ये चलो लेते हैं, ठीक है। देखो पहला दूसरा और पहला 6वां कौन सा पोजीशन शो करता है, ऑर्थो, ठीक है। पहला तीसरा और पहला 5वां कौन सा शो करता है, डायरेक्शन मेटा। पहला चौथा कौन सा डायरेक्शन शो करता है, पैरा, ठीक है। यही बात बोलो, डाई सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड बोलते हैं। ए फ्यू एग्जांपल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन, इतना, ठीक है। अब इसका नाम तो अभी हमने पढ़ा था, मिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम होता है टॉल्विन। और इसका बोलते हैं, देखो दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है, मेथिल, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका हम नाम बोल सकते हैं 2 मेथाइल टॉल्विन। हाँ इसी ये भी बोल सकते हो, 2 पे मेथाइल ग्रुप लाया तो 2 मेथाइल, और इस पूरे कंपाउंड का नाम है टॉल्विन। लेकिन तो यही 2 चीज जना, इस पोजीशन का नाम क्या होता है, ऑर्थो। तो ये भी तो बोल सकती हो ऑर्थो टॉल्विन, ऑर्थो टॉल्विन बोल सकती हो कि नहीं, देखो ऑर्थो टॉल्विन। लेकिन जब हमारा 2 कार्बन लग जाता तो उसका नाम होता है जाइलीन। अभी मैंने नाम दिया था स्टार्टिंग में, 2 कार्बन लग जाए तो जाइलीन बोलते हैं, जाइलीन। CH4 CH2 का होल ट्वाइस। अब उसके बाद ये होता, अब देखो पैरा पे लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, मेटाजाइलीन, देख लो मेटाजाइलीन। क्यों, तीसरे कार्बन तो क्या बोलते हो, मेटा। अब ये चौथे पे सर ये भी मेटा हो जाएगा, नहीं भाई ये पैराजाइलिन हो जा, पैराजाइलिन, देखो पैराजाइलिन है, हाँ सर हाँ समझ रहा है। अब बोला बेंजीन आर आइसोलेटेड बाई माइचल फराडे, इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखो माइचल फराडे बेंजीन तो किसने आइसोलेट किया, माइचल फराडे। किस सन की बात हो रही है, 1825 की बात की जा रही है। 1825 में बेंजीन तो आइसोलेट किया गया, किस साइंटिस्ट ने किया, किस केमिस्टिस्ट ने किया है, माइचल फराडे। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन हर कोई जानता है, जो कि आज में C6H6 इंडिकेट एज अ हाई डिग्री ऑफ द अनसैचुरेशन, और जिसके के बाद अनसैचुरेटेड बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हाईली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड नॉट प्रिजॉइडमेंट, बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला, लो भाई फिर वही नहीं मिल जाए, मिल जाए यहीं पे बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड नॉट अकाउंट, molecular formula did not account for its relationship corresponding alkene। और molecular formula ये अकाउंट नहीं कर पाए, मतलब उतना बढ़िया रिलेशन नहीं दे पाए एट कंपेयर में एल्कीन में और एल्काइन में। यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लासेज इन सेक्शन ऑफ द यूनिट,
तुमने पहले वाले जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे इतना तो मालूम पड़ जाएगा। डू टू इट यूनिट प्रॉपर्टी ऑफ द अनयूजुअल स्टेबिलिटी, ठीक है, सब स्टेबिलिटी पे। बेंजीन was found to a stable molecules are and found to form of the triozonide with indicate in the presence of the three bond double bond। बोला बेंजीन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, ट्राइओजोनाइड। ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की आशंका है। तो मेरी तरफ से यहाँ पे तुम्हें रेड लाइन कर लेनी चाहिए, तुम्हें इसे रेड लाइन कर लेनी चाहिए। क्या मैंने बोला भाई, यहाँ पे तुम्हें रेड लाइन कर लेनी चाहिए। हमें लगता है यहाँ पे तुमसे अब की बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ट्राइओजोनाइड, इसलिए भैया ये बात थोड़ी याद कर लो, ठीक है। बेंजीन आर फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस एंड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब 8 सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होते हैं व्हिच इंडिकेट 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं बेंजीन के अंदर। और बेंजीन आर आइडेंटिकल ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन अगस्ट टेटुले इन 1865। August Tirtule in 1865 प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर अगस्ट टेटुले ने दिया जिस सन में 1865 में दिए। हैविंग साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ द 6 कार्बन एटम विथ अल्टरनेट सिंगल, मतलब एक कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब अल्टरनेट का मतलब क्या समझिए, सी डबल बॉन्ड, सी के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर सी डबल बॉन्ड। अरे यार तुम बेंजीन का स्ट्रक्चर अरे याद है तो ये अल्टरनेट मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे तुम्हें दिखा एक बॉन्ड दिखा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे अल्टरनेट। अरे यार नहीं समझ, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल। तो इसे अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसे अल्टरनेशन बॉन्ड बोलते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो बोला अल्टरनेट कार्बन एटम डबल बॉन्ड एंड 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच कार्बन एटम। तुम्हें तो मालूम हो जाएगा, 10th में भी ये चीज पढ़े हो रहे, ठीक है। डी टेटुले स्ट्रक्चर इंडिकेट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द टू आइसोमेट्रिक। अब टेटुले के हिसाब से, टेटुले स्ट्रक्चर के हिसाब से अगस्त टेटुले किस सन में चाहिए, 1865 में चाहिए थे। और बेंजीन तक किसने किया था खोज भाई, फराडे, माइकल फराडे, कितने सन में, 1825 में किए थे। भाई तुम्हें ऐसे याद है तो फराडे साहब बेंजीन का रिलेशन नहीं बता पाते, रिलेशन और स्ट्रक्चर किसने बताया, केवल अगस्त ने बताया, अगस्त ने बताया था किस सन में, 1865 में। 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, ये पहला आइसोमेरिज्म हो रहा और दूसरा हो रहा, इसी का आइसोमेरिज्म पूरा बन जाएगा। अब आगे तुम बना लो जितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है, फालतू नहीं है कोई चीज़, ये पूरा आइसोमेरिज्म का थैला बताया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, ठीक है, हम लोग मेन कैरेक्टर पे आते हैं ना, एरोमेटिसिटी पे आते हैं। बेंजीन वॉज कंसीडर्ड एज अ पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन किस तरह कंसीडर किया जाता है, ऊपर वाला पढ़ लेना भाई, ऊपर वाला तो खास नहीं पूछा जाता। बॉन्ड लेंथ सी का 154 होता है सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का क्या होता है 134 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है 127 होता है। यही सारी चीज़ है, लिखा हो रहा, यही सारी चीज। ऊपर वाला उतना ना पढ़ो, वो नीचे वाला पढ़ो, मेन। नाउ द नेम इज अप्लाइड ऑल दी इन सिस्टम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही हम लोग रोकते हैं ना, ठीक है। शायद अगले लेक्चर में कितना बचा है, हाँ अगले लेक्चर में हम लोग का चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। तो आज के लिए भैया टाटा बाय बाय, बने रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों, हमेशा पढ़िए क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या नाम है, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी
पढ़ेंगे बढ़िया से। अभी बोर्ड पे आज हमने सोचा है बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। अब इस पे हाँ मालूम है तबीयत खराब है, थोड़ी बैठ के पढ़ाऊंगा, लेकिन करीब करीब 2 घंटे की वो भी वीडियो रहेगा, पूरा फुल ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा। तो अब वहाँ पे मिलना अभी, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, देखते रहो ऐसे। अब अगले वीडियो में आ जाना जरूर समय पे।